सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पर्सनल ट्यूटर। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्रैश कोर्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं आपको 11th क्लास की सोशियोलॉजी करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपने आज चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, जो कि हमारा 3 है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको आराम से इसके लिंक मिल जाएंगे। चाहे तो आप मेरे नाम से ही प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वो भी आपको एक सेपरेट तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है समाज शास्त्र और समाज। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि क्या होती है सोशियोलॉजी और इसे रीड करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भारत में इसका चलन कैसे आया था, सारी चीजें आपको उस वीडियो में मैंने बताया था। तो ये हमारा कंप्लीट लेसन हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसके फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से गैलरी में जाके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस लेसन का पूरा ब्यौरा, जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर आपको कंप्लीट कराया था। शुरुआत ही मैंने आपकी समाज के साथ करी थी और उसकी विशेषताएं, फिर हमने ये जाना था कि मनुष्य और पशुओं के समाज में क्या डिफरेंट है, फिर सोशियोलॉजी का जो नेचर स्कोप है यानी विशेष क्षेत्र और उसकी प्रकृति, इन सभी के ऊपर बात करी थी। और ये जो आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसका कंपेरिजन भी किया था, यानी एक रिलेशन बताया था डिफरेंट तरीके से कि हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक के साथ, राजनीतिक शास्त्र और मनोविज्ञान, पॉलिटिकल और जो हमारा साइकोलॉजी है, इन सभी के साथ रिलेशन बताए थे। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट और उसके बाद थर्ड पार्ट देखोगे तो आपको एक सीक्वेंस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपका इसका कंपैरेटिव लर्निंग बताऊंगा, यानी इसका तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा समाज शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ। तो आइए अब उन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं और एक एक करके सभी के बारे में इनका कंपैरेटिव लर्निंग जानते हैं। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो इस रो के अंदर आपको समाज शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और मनोविज्ञान के साथ। तो बिल्कुल ये सारा एक तरीके से एक छोटा सा इंडेक्स हो गया, जो मैंने आपको ऊपर रिलेशन में बताया था। जैसे कि समाज शास्त्र की बात करें तो यह क्या करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोशियोलॉजी में क्या बात की जाती है, जहां पर व्यक्तियों के बीच में संबंध होने चाहिए। वो संबंध कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो नफरत वाले हो, प्यार वाले हो, कॉम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धा वाले हो, यानी किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और वहीं अगर अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। उसी तरह इतिहास किसके बारे में, जो समय बीत चुका है। और राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक सिद्धांत और जो सरकारी प्रशासन होता है उसके बारे में अध्ययन करता है। जबकि जो आपका साइकोलॉजी है यानी जो मनोविज्ञान है ना, वह व्यक्ति की मनोदशा के ऊपर अध्ययन करता है। तो जो जिस कैटेगरी का है वो उसी के बारे में बात करता है। उसी तरह अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करें यानी इसके स्कोप की, तो देखिए बच्चों, जो आपका सोशियोलॉजी है यानी जो समाज शास्त्र है ना, इसका जो विषय क्षेत्र है वो काफी ज्यादा विशाल है। और जबकि अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और मनोविज्ञान, इन सब में एक बात कॉमन है कि इनका जो विषय क्षेत्र है वो सीमित है, यानी कि लिमिटेड है, क्योंकि ये सिर्फ अपने विषय के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर जान लिया था। ठीक है, लेकिन जब बात हम तीसरे की करें तो यहां पर आपको डिफरेंट देखने को यह मिलता है कि जब बात आती है समाजशास्त्र की, तो इसका अध्ययन तुलनात्मक के साथ समाजमिति विधियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र क्या करता है, आगमन और निगमन, इंग्लिश में इन्हें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है। एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल, नॉन टू अननोन, इन सभी के बारे में इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। और जब बात इतिहास की आती है तो इसका अध्ययन एक तरीके से ये डिस्क्राइब करता है, यानी कि वर्णन करता है। ठीक है, और राजनीतिक शास्त्र क्या करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन लाता है। जबकि मनोविज्ञान क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक विधि का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट की बात करें इस कंपैरेटिव लर्निंग के अंदर, तो समाज शास्त्र घटनाओं के घटित होने के कारण को खोजने की कोशिश करता है। जबकि तुलनात्मक अध्ययन में अर्थशास्त्र क्या करता है कि इसका जो दृष्टिकोण है ना, वह व्यक्ति के भौतिक खुशी यानी जो उसकी फिजिकल हैप्पीनेस है ना, उसके साथ जुड़ा है। यानी मनुष्य के पास जितना ज्यादा कैपिटल मनी आएगी, उससे चलन जो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ता रहेगा।
लेकिन जब इतिहास की बात आती है तो वो अपनी प्रीवियस जो इंसिडेंट हुए यानी पुरानी जो घटनाएं हुई है ना उसके ऊपर बल देता है और विकास के अलग अलग चरणों का अध्ययन करता है, जैसे कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात अक्सर करते ही रहते हैं। जबकि राजनीति शास्त्र क्या है कि ये एक विशेष शास्त्र है और इसमें केवल व्यक्तियों के जीवन के राजनीतिक हिस्सों का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति पॉलिटिकल यानी कि एक राजनीतिक तौर पर वह अपने विचार जो है वो किस प्रकार के रखता है। और जो लास्ट है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, तो यह व्यक्तिगत आकांक्षाओं और उनके डर यानी भय का अध्ययन करता है, जो साइकोलॉजी यानी माइंड से जुड़ा होता है, कॉग्निशन के, व्यक्ति के कॉग्निशन से जो जुड़ा होता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको तुलनात्मक अध्ययन समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान के बीच में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको रिलेशन बताए थे इन सभी के साथ सोशियोलॉजी के। आई होप कि आपको ये सभी चीजों के बारे में अच्छे से जरूर पता चल चुका होगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना, इनका जो विशेष क्षेत्र है वो कितना है, ठीक है। सिर्फ सोशियोलॉजी का बड़ा है क्योंकि वह सभी के बारे में बात करता है और बाकियों का सीमित है, सिर्फ वो अपने विषय के बारे में बात करता है, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको ये जो आपको टॉपिक है तुलनात्मक अध्ययन अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहां तक तो बच्चों हमने अपने ऑल कवर कर लिए टॉपिक्स जो भी आपके लेसन में थे मेन, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो काफी शॉर्ट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1 मार्क में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला है सरल समाज। तो ये वो समाज है जो आकार में छोटे होते हैं और संबंध यहाँ पर जटिल नहीं बल्कि सरल ही देखने को मिलते हैं। खास बात इनकी ये होती है कि राजनीतिक संगठन इनके अंदर आपको काफी सरल देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे धर्म की जो महत्वता है यानी कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, इसी कारण इसे एक सरल समाज की संज्ञा दी जाती है। वहीं बात करें मिश्रित समाज की यानी मिक्स्ड सोसाइटी की, तो मिश्रित समाज वो समाज है जो आकार में बड़े हैं लेकिन यहाँ पर आपको जो रिलेशन है ना वो सरल नहीं बल्कि जटिल देखने को मिलता है क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है और यहाँ पर हर क्षेत्र में श्रम विभाजन होता है यानी कि लेबर डिवीजन होता है तथा धर्म का महत्व भी काफी कम होता है और उसी को हम मिश्रित समाज की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल अपोजिट है ये सरल समाज से। लेकिन यहाँ पर एक समाज हो रहा है जिसे जटिल समाज कहते हैं। तो ये जो जटिल समाज है ना, अगर आज के समय हम जो जी रहे हैं तो वो है हमारा आधुनिक समाज और इसे ही हमने जटिल समाज की संज्ञा दे रखी है। तो आपको इन तीनों ही सोसाइटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे बच्चों कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको किसी को भी ग्रांटेड नहीं लेना है। अगला है द्वंद्वात्मक। तो आपको यह पता होना चाहिए ये जो सिद्धांत है वह कार्ल मार्क्स ने दिया था जो कि ग्रेट फिलोसोफर यानी कि महान दार्शनिक रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सामाजिक बलों का विरोध करना या फिर उनका संघर्ष करना, ठीक है, उनका सामना करना, ये द्वंद्वात्मक कहलाता है। और उसी तरह पूंजीवाद जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या बात की गई है कि यह संपत्ति के निजी स्वामित्व और उत्पादनों के साधनों पर निर्भर करती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो पूंजी है यानी जो कैपिटल है, पैसा, वह निजी होता है यानी प्राइवेट होता है। उसी तरह अगला आता है सामाजिक प्रतिबंध यानी कि सोशल रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक प्रतिबंध समूह और समाज जिनके हम एक हिस्सा हैं यानी कि उससे जुड़े हैं, जब वह हमारे व्यवहार पर एक अनुकूलित प्रभाव डालते हैं तब यह सामाजिक प्रतिबंध हमारे पर लगाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पे कुछ नियम कानून दायरे होते हैं, जब आप इनको अनफॉलो करते हो या इनका उल्लंघन करते हो तब आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता है, आपके ऊपर बैन यानी प्रतिबंध लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। उसी तरह जो नारीवाद है यानी कि फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं, तो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग के महत्व को केंद्र में रखने पर बल देना ये नारीवाद कहलाता है। जैसे कि समाज में लिंग के आधार पर होने वाली जो असमानता है यानी इनइक्वालिटी है, इनकी व्याख्या करना और उसे दूर करने का काम करना ही नारीवादी दृष्टिकोण कहलाता है। इट्स मीन कि नारीवाद वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज्यादा बल देता है कि जितने ही अधिकार मनुष्य को यानी जो मेल है उन्हें प्राप्त है, उसी तरह जो फीमेल है, महिलाएं, उन्हें उतने होने चाहिए यानी कि समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए। जो वर्चस्व है जिस तरह पुरुषों को मिला हुआ है वैसे ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तो इस आधार पर फेमिनिज्म यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण अपनी बात रखता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं मूर्त समाज की, तो काफी सिंपल सा है। ये वो समाज होता है जहां पर जो रिलेशन है ना वो दिखाई देते हैं और उन्हें हम फील भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। और इसका अपोजिट होता है अमूर्त समाज, जहां पर आपको संबंध दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके अमूर्त समाज कहलाते हैं। तो ये सभी छोटे छोटी जो डेफिनेशन है आपको पता होना जरूरी है, एग्जाम में कोई भी आ सकती है। मेरा काम है आपको सभी के बारे में बताना। अगर आपको इनमें से किसी की में भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका चैप्टर नंबर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी समाज शास्त्र एवं समाज। इसके टोटल 3 पार्ट में मैंने आपको ये लेसन कंप्लीट कराया है, जिसके अंदर जो लेसन के सबसे मेन टॉपिक्स थे उन्हें मैंने कवर करा दिया। जो आपके 1-2 टॉपिक रह गए हैं उन्हें मैं आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज लेके आऊंगा उसमें कवर कराऊंगा। तो अभी जो मेरा पूरा फोकस है वो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवा के देना है आपके एग्जाम से पहले। और इनके जो पीडीएफ्स होंगे वो आपको टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। चाहो तो आप उन्हें भी इनवाइट कर सकते हो इस चैनल पे, ताकि आपके साथ उनका भी बेनिफिट्स हो सके। एक बात आप ध्यान रख लेना, जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लेके आऊंगा, जिसमें मैं चैप्टर वाइज भी कराऊंगा। साथ ही आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ जो आपके टेस्ट होते हैं ना वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।